हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है जिस भी प्रॉपर्टी को आप स्टडी कर रहे हो वो प्रॉपर्टी पूरे के पूरे सिस्टम में एक जैसी है, यूनिफॉर्म है। जैसे अगर आप नमक वाला पानी पीते हैं तो आपने एक सॉल्यूशन बनाया, पानी में क्या मिला दिया? आपने नमक मिला दिया। तो पहले सिप में भी आपको नमक का टेस्ट आएगा, सेकंड में भी सॉल्ट का टेस्ट है, हर सिप में आपको सॉल्ट का टेस्ट आएगा। मतलब उसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्मिटी। एंड वो मिक्सचर जो यूनिफॉर्म होते हैं वो हमारे पास कैसे मिक्सचर्स होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है। अब सॉल्यूशन एक टाइप का मिक्सचर ये होता है, और मिक्सचर या सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको दो चीज़ें लगती हैं। एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट वो है जो कम क्वांटिटी में डाला जाता है, सॉल्वेंट वो है वो जो ज़्यादा क्वांटिटी में डलता है। छोटी मोटी चीज़ें जो आपको ऑलरेडी से पता, मतलब ऑलरेडी पता होंगी। नेक्स्ट हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे आते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम लोग सॉल्यूट की इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। अगर आप क्या करते हो, मोलैरिटी यूज़ कर रहे हो, तो मोलैरिटी का मतलब है आप जो वॉल्यूम है पूरे सॉल्यूशन का उसमें किसकी इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो? सॉल्यूट की इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो। और अगर आप मोलैलिटी के बारे में बात करते हो तो जितना भी हमारा सॉल्वेंट है, तो उस सॉल्वेंट में अगर आप इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो किसकी? सॉल्यूट की, तो वो हमारे पास मोलैलिटी होती है। ध्यान रखना, मोलैरिटी जो होती है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर चेक होती है, और जो मोलैलिटी होती है वो मास ऑफ सॉल्वेंट पे चेक होती है। एंड मोलैलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन हमारे पास कैसा होता है? इन्वर्स होता है। इस रिलेशन को ज़रूर आपको ध्यान रखना है। फिर मोल फ्रैक्शन आता है। मोल फ्रैक्शन बहुत सिंपल चीज़ है, ये सब 11th क्लास का स्टफ है। सपोज आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखो, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स रख दो। सॉल्वेंट का निकालना है तो ये रिलेशन होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर किसके इक्वल होते हैं? हमेशा 1 के इक्वल होते हैं। तो किसी भी एक का निकाल के आप दूसरे को 1 से सब्ट्रैक्ट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जो बॉक्स में लिखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि हम लोग जब आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे तो कह रहा है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए उसमें आप जो भी चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो उस कैलकुलेशन में हम लोग मोलैलिटी का इस्तेमाल करते हैं इन कंपैरिजन टू मोलैरिटी। अभी तक 11th क्लास में मोलैरिटी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, अब 12th में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मोलैलिटी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मोलैलिटी होती है उसकी टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी नहीं होती है, बट जो मोलैरिटी है उसकी टेम्परेचर पर क्या होती है? डिपेंडेंसी होती है। ठीक है। टेम्परेचर का ही सारा खेल होता है हमारे पास। तो अगर आप टेम्परेचर से अफेक्ट होने वाली कोई क्वांटिटी रखोगे तो हमारे पास जो आंसर है वो बार बार चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करोगे तो आंसर चेंज होता रहेगा बार बार आपका। तो मोलैरिटी आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलती रहेगी हर अलग टेम्परेचर पे। बट अगर आप मोलैलिटी लेके चलते हो तो टेम्परेचर को आप कितना भी फ्लक्चुएट कर लो, जो मोलैलिटी के थ्रू आंसर निकलेगा वो हमेशा क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा। तो इसलिए मोलैलिटी को प्रेफर करते हैं ओवर मोलैरिटी, क्योंकि मोलैलिटी क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से। नेक्स्ट हमारे पास हेनरीज लॉ है। हेनरीज लॉ कहता है कि किसी भी गैस की जो सॉलिबिलिटी होती है लिक्विड के अंदर वो किस पे डिपेंडेंट होती है? कितना प्रेशर उस पर एग्जर्ट किया जा रहा है, या वो गैस कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है लिक्विड के ऊपर। ठीक है। तो सिंपल सी एनोलॉजी है, जैसे हमारे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर के ऊपर कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल हैं। अगर आप ऊपर से प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हो तो ये मॉलिक्यूल कहाँ जाना स्टार्ट हो जाएंगे? वाटर के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, और गैस हमारी वाटर में क्या होने लग जाएगी? सॉल्युबल होने लग जाएगी। अब अगर आप ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करोगे तो वो ज़्यादा सॉल्युबल होगी, कम प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो वो कम सॉल्युबल होगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। सॉल्युबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन में अगर आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? मोल फ्रैक्शन को यूज़ करोगे। अगर सपोज़ मैं ऐसे कहता कि मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें एक गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.7 है और दूसरी गैस का जो मोल फ्रैक्शन है 0.3 है, और हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों में से ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगी, तो जिसका भाई मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है मतलब वो सॉल्यूशन में ऑलरेडी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब वो ज़्यादा क्वांटिटी में तभी प्रेजेंट हो सकती है ना जब उसकी सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो सॉल्युबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं? मोल फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं। और जिस गैस का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होता है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब उस पर लगने वाला पार्शियल प्रेशर या उसका पार्शियल प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग क्या लगा रहे हैं? ज़्यादा लगा रहे हैं। क्लियर है? अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है के एच, और के एच को बोलते हैं हम हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट का कुछ रिलेशन होता है वो आपको ध्यान रखना है। के एच जितना ज़्यादा होता है सॉलिबिलिटी हमारी उतनी कम हो जाती है। प्रेशर जितना ज़्यादा होता है के एच हमारा उतना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है के एच आपका उतना ज़्यादा हो जाता है। के एच बेसिकली है कि ये हमें इतना बताने वाला है कि अगर के एच हमारे पास ज़्यादा है
तो वो गैस हमारे पास क्या है, बहुत कम सॉल्युबल है, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, तो आपने वो बॉइलिंग सुना होगा, तो बबलिंग होती है। तो जब बबलिंग होती है तो उसका मतलब क्या होता है, जब वाटर बॉईल होता है तो उसमें जो डिज़ोल्व्ड गैसेस होती हैं वो बाहर निकलने लग जाती हैं। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, हमारे पास कम हो जाती है। तो ये हमारा रिलेशन है सॉल्युबिलिटी के साथ, प्रेशर के साथ और टेम्परेचर के साथ। डायरेक्ट एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि नाइट्रोजन गैस को हमने वाटर में डाला है, कितने मिलीमोल उसके डिजोल्व होंगे, और अगर वाटर आपने कितना ले रखा है, 1 लीटर आपने वाटर ले रखा है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट वाटर कितना लीटर्स है, 1 लीटर वाटर है, और हमें पार्शियल प्रेशर N2 का गिवन है और KH का गिवन है। ठीक है, तो उसने मिली मोल्स पूछे हैं, मतलब आपको मोल्स की ज़रूरत है, और अभी हेनरीज लॉ ही कर रहे हैं हम लोग। तो हेनरीज लॉ का डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू में KH ऑफ नाइट्रोजन इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम किसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकाल लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें मोल्स चाहिए ना, और मोल्स किसके थ्रू मिल सकते हैं, आपको मोल फ्रैक्शन के थ्रू मिल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन यही छोड़ा, सबको रीअरेंज किया। अच्छा, ध्यान रखने की जो यूनिट्स हमारे पास हैं KH की और पार्शियल प्रेशर की सेम होनी चाहिए। यहाँ पे तो वो बार में है बट इधर वो किलो बार में है, तो किलो बार आप डाल नहीं सकते, आपको किलो बार को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बार में। तो 10⁻³ से इंटू करके अभी किलो बार ना बन के क्या बन जाएगा, सिंपल बार बन जाएगी। ठीक है, तो हमने कन्वर्जेंस करके सब कुछ डाला, तो हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है वो इतना निकल के आया। अब मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ गया। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का फॉर्मूला लगा दो, मोल्स ऑफ N2 अपॉन में मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। अब क्योंकि N2 के मोल्स इतने कम है, बहुत ही कम उसका मोल फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब उसका जो अमाउंट है वाटर के अंदर वो बहुत ही कम सॉल्युबल है। तो वाटर के जितने मोल्स होंगे और जितने मोल्स नाइट्रोजन के होंगे उनमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा। तो इसलिए हम लोग इस वाले फैक्टर को नेगलेक्ट कर देते हैं और सिंपल किसके मोल्स लेके चलते हैं, बस सॉल्वेंट के मोल लेके चलते हैं या वाटर के मोल लेके चलते हैं। ठीक है, रीज़न क्या है इसका, क्योंकि नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन इतना छोटा आया है तो उसके मोल्स भी बहुत छोटे निकलने वाले हैं। तो उसका मतलब वाटर के कंपैरिजन में इसके मोल्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। तो ऐसे केस में हम लोग किसको यूज़ कर लेते हैं, वाटर को यूज़ कर लेते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू प्लग इन करके आप क्या निकाल लोगे, मोल्स ऑफ N2 निकाल लोगे, जो आपको मिलेंगे इतने 71.595 10⁻⁻5। ये तो निकले हमारे मोल्स, बट उसने क्वेश्चन में पूछा था मिली मोल, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 10⁻³ से इंटू कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 0.71 मिली मोल्स। अब इसकी एप्लीकेशन हमारे पास क्या क्या होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में जैसे हम लोग ये जो जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रेशर से CO2 पंप करते हैं। उसमें जब CO2 डालते हैं तो CO2 वाटर के साथ मिक्स हो जाती है हाई प्रेशर पे, और क्या बना लेती है, कार्बोनिक एसिड बना लेती है। जो हम लोग बेसिकली किसी भी कोल्ड ड्रिंक की ब्रांड को देखें तो उसमें कार्बोनिक एसिड ही प्रेजेंट होती है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर करोगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की सोलिबिलिटी होगी हमारे सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर। फिर स्कूबा डाइविंग वाला केस है कि स्कूबा डाइविंग करते टाइम अगर जो नॉर्मल पर्सन होता है, मतलब जो पर्सन है, जो डाइवर है, वो नॉर्मल ऑक्सीजन का जो टैंक है या जो एयर का टैंक है उसको लेके जाएगा। फिर स्कूबा डाइविंग के बारे में बात करें तो जो डाइवर होते हैं वो जो टैंक यूज़ करते हैं उसके अंदर हम हीलियम क्यों मिक्स करते हैं, तो हीलियम मिक्स करने का रीज़न ये है कि हीलियम मिक्स करने से जो नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है वो हमारे पास कम हो जाती है, और नाइट्रोजन की परसेंटेज कम होने से उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, मतलब इतना कम हो जाता है कि जो जिस भी डेप्थ पे हम लोग जा रहे हैं वो प्रेशर सफिशिएंट नहीं है उसको हमारे ब्लड में डिज़ोल्व करवाने के लिए, और भी इससे हाई प्रेशर एक्सर्ट करोगे तब जाके हमारे ब्लड के अंदर वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो उसका प्रेशर घटा दिया तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी हमने क्या कर दी है, डिक्रीज़ कर दिया ब्लड के अंदर। फिर एनॉक्सिया होता है कि जब हम लोग किसी भी हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया पे जाते हैं तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी होती है, क्योंकि प्रेशर कम होता है ना भाई ऊपर की तरफ, अगर आप पहाड़ों पे जाओगे तो वहाँ पे एयर प्रेशर कम होगा, तो अगर प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में कम है, तो ब्रेन जो होता है वो फॉगी हो जाता है, उसको बहुत कम ऑक्सीजन मिलता है तो वो अच्छे से सोच नहीं पाता, और मतलब बेसिकली डिस्टर्ब हो जाता है, अनओरिएंटेड हो जाता है। तो उस कंडीशन का नाम क्या होता है, एनोक्सिया होता है। फिर एडिमा, अरे एडिमा मैंने गलत लिख दिया, एडिमा इसका एग्जाम्पल नहीं है, एडिमा को हम आगे देखेंगे। एडिमा किसके अंदर आएगा, जो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे वहाँ पर आएगा, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास रॉल्ड्स लॉ है। रॉल्ड्स लॉ क्या कह रहा है कि आपने दो मिक्सचर लिए, मतलब एक लिया सॉल्यूट एक लिया सॉल्वेंट, दोनों को आपने मिला दिया। अगर सपोज इसका 2 atm प्रेशर था और इसका 3 atm प्रेशर था, तो दोनों को मिलाने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा उसका प्रेशर हो जाएगा 5 atm। बहुत सिंपल सी चीज़ है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ में क्या बता रहा है कि जैसे हमारे पास कोई लिक्विड है, तो लिक्विड की टेंडेंसी क्या होता है कि लिक्विड किस में कन्वर्ट हो सकता है, वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं और अदर किसी लिक्विड के लिए उसको वेपराइजेशन कहते हैं। अगर आपने इस कंटेनर को ऊपर से क्लोज कर दिया तो ये वेपर एस्केप नहीं कर पाएंगे, ये वेपर कंडेंस होके वापस सॉल्यूशन में गिरने लग जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम जब आता है तो कंडेंसेशन और हमारे पास जो इवेपोरेशन होती है दोनों सेम रेट से होने लग जाती है। उस केस में जो भी हमारे पास एयर ऊपर बिल्डअप हो गई है, गैस ऊपर बिल्डअप हो गई है, वो लिक्विड की सरफेस पर क्या एग्जर्ट करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है। और उस प्रेशर का नाम क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या है। जैसे हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर को ऊपर से हमने क्लोज कर दिया, इसमें डाल दिया वाटर। तो वाटर की जो लिक्विड है, वाटर क्योंकि इवेपोरेट होता है, एक वॉलेटाइल लिक्विड है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर कलेक्ट होने लग जाएंगे। कुछ मॉलिक्यूल कंडेंस होकर नीचे आ रहे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल इवेपोरेट होकर ऊपर जा रहे होंगे। एक टाइम ऐसा आता है जब क्या अटेन हो जाता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, और इक्विलिब्रियम पर कंडेंसेशन और इवेपोरेशन सेम रेट से होने लग जाते हैं। जब भी ऐसा होगा कि कंडेंसेशन इवेपोरेशन सेम रेट से होते हैं, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, उनका अमाउंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट यहाँ पे वेपर्स प्रेजेंट है, वो वेपर के बेसिकली गैस है, और गैस का काम क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट करने का होता है। तो ये जो गैस है यहाँ पे, या जो हमारे पास जो भी ये वेपर्स कलेक्ट हुए हैं, ये वेपर क्या कर रहे हैं, अब लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगा रहे हैं। तो वो प्रेशर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो वेपर फॉर्म में चले जाते हैं, वो प्रेशर जो वो किस पे लगाते हैं, लिक्विड के ऊपर लगाते हैं, उस प्रेशर का नाम क्या रखा जाता है, वेपर प्रेशर रखा जाता है। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या है, हमारे पास इवेपोरेशन होती है, कंडेंसेशन होती है, बहुत सिंपल चीज़ें आपको पहले से आती होंगी। इक्विलिब्रियम जब आता है तो कंडेंसेशन इवेपोरेशन दोनों आपस में सेम हो जाती हैं। उस पॉइंट पर जो भी हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स थे किसी भी गैस के, उनका अमाउंट ऊपर फिक्स हो जाता है। ठीक है, क्यों फिक्स हो जाता है, मतलब एक सपोज है कोई पर्सन है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है एस्केलेटर में, और वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और एस्केलेटर भी किस पे चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। वो यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है तो उसकी स्पीड अब कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड होगी। बट जैसे ये ऊपर जा रहा होता है, उसी सेम टाइम पर जो ये एस्केलेटर होता है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लग जाता है, और किस से आता है, 5 मीटर पर सेकंड से ही आता है। तो ये 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन सेम रहेगी। ये अपनी पोजीशन चेंज करने वाला नहीं है, मतलब इसकी पोजीशन क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है। तो हम लोग यही समझा रहे हैं कि जब हमारे पास बीकर के अंदर जो वेपर्स कलेक्ट हो गए, तो उन वेपर्स का अमाउंट कांस्टेंट होने के बाद उन्होंने क्या किया, लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट किया, और उसी प्रेशर का नाम क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, क्लियर है वेपर प्रेशर क्या चीज़ है। तो हमारे पास दो गैसेज हैं, ए एंड बी। ठीक है, सपोज हमारे पास गैस ए है और गैस बी है। मैं कहता हूँ कि जो गैस ए है वो 2 ATM का वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और जो गैस बी है वो 8 ATM का वेपर प्रेशर एग्जिस्ट कर रही, मतलब एक्सर्ट कर रही है। गैस ए सिर्फ 2 ATM का एक्सर्ट कर रही है, और जो गैस बी है वो 8 ATM का वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। यहाँ तक ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा करके बोलूँ और आपसे ये पूछूँ कि कौन सी गैस का या कौन से लिक्विड का अमाउंट हमारे सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली जिसके वेपर्स ज़्यादा बने हैं वही क्या होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, और जिसके वेपर कम बने हैं उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। दोनों का वोलेटाइल नेचर अगर हम सेम मान के चले, दोनों सेम स्पीड से सेम रेट से वेपर में कन्वर्ट होते हैं, तो उस केस में कह रहा है कि अगर हमारे पास जो वेपर कलेक्ट हुए हैं उसमें आपको बी का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब जो बी था वो हमारे सॉल्यूशन में क्या था, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट था, तभी तो उसके वेपर भाई ज़्यादा बने और उसने ज़्यादा वेपर प्रेशर लगा दिया। ए जो था बहुत कम क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट था, इसलिए ए ने कम वेपर प्रेशर क्या किया, एक्सर्ट किया। तो रॉल्स लॉ कहता है कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वॉलेटाइल लिक्विड, partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction in solution। कि जितना भी उसका पार्शियल प्रेशर है वो किस पे डिपेंडेंट होगा, उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट होगा। पार्शियल प्रेशर मतलब उसका जो वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंडेंट होगा, उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन डालने के लिए कांस्टेंट लगा दिया जिसको हम पी नॉट बोलते हैं। तो ये बन गया पी ए इक्वल टू पी नॉट एक आई ए, लाइकवाइज पी बी बन गया पी नॉट बी का आई बी।
अब टोटल प्रेशर हमारा किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा। दोनों ने मिलके जो प्रेशर एग्जर्ट किया है वही हमारा टोटल प्रेशर है। तो पी ए की जगह आप लिख सकते हैं पी नॉट ए का ए, और पी बी की जगह आप लिख सकते हैं पी नॉट बी का ए बी। तो ये हमारे पास रॉल्स लो को कैलकुलेट, मतलब जो उसकी न्यूमेरिकल है उनकी कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला है। देखिए जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल है कि हमें कह रहा है कि ए प्लस बी को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर उसने आपको दे रखा है। उन दोनों का ए और बी कंपोनेंट का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर भी उसने आपको दे रखा है। और कह रहा है कॉम्पोजिशन बतानी है लिक्विड फेज में और गैसेस फेज में। ये जो पी नॉट ए और पी नॉट बी मैंने लिखा है ये इनका प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर होता है। मतलब अगर हमारे पास एक बॉटल है और बॉटल का हमने ढक्कन बंद कर रखा है, तो जो वाटर है वो तो वॉलेटाइल लिक्विड है, तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा। फिर उसके वेपर ऊपर कलेक्ट होकर नीचे क्या एग्जर्ट करेंगे, प्रेशर को एग्जर्ट करेंगे। तो जब वो अकेला था उस टाइम पर जो उसका वेपर प्रेशर था उसको पी नॉट से दिखाते हैं एंड पी नॉट बी। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कॉम्पोजिशन निकालो लिक्विड फेज में और गैसेस फेज में। जब भी हमसे कॉम्पोजिशन पूछी हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो जो जो गिवन था हमने वो सब कुछ लिख लिया। लिक्विड फेज में अगर आप आओगे तो सिंपल फॉर्मूला है पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए काय ए प्लस पी नॉट बी। काय बी होता है वैसे तो यहाँ पे, बट काय बी को हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस काय ए। इसको वो सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो यहाँ से जो आपके पास काय ए है वो आएगा 0.4 निकल गया, और काय बी आ जाएगा 0.6। क्यों निकल गया, क्योंकि काय ए प्लस काय बी कितना होता है 1 होता है। तो आपको काय ए मिल गया तो 1 से माइनस करके आपको काय बी भी मिल जाएगा। ये हमारा लिक्विड फेज का आंसर हुआ। जब हम गैसियस फेज में आंसर करते हैं, वेपर फेज में आंसर करते हैं, तो हम क्या निकालते हैं, पी ए और पी बी निकालते हैं। पी ए कैसे निकलेगा, प्रेशर ऑफ ए अपॉन में टोटल प्रेशर। पी बी कैसे निकलेगा, अगेन प्रेशर ऑफ ए अपॉन में टोटल प्रेशर। ठीक है, अब ये पी ए हमने निकाला कैसे होगा, पी ए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, पी नॉट ए काय ए। पी नॉट ए हमारे पास 450 था, काय ए हम निकाल चुके हैं कितना था 0.4 था। इंटू कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, पी ए 180 बन जाएगा। और टोटल तो हमें गिवन ही था, वैसे भी टोटल कितना गिवन था हमें 600 गिवन था। तो यहाँ से पी ए निकल जाएगा 0.3, और जैसे काय बी प्लस करके 1 बनाते हैं वैसे पी ए प्लस पी बी भी प्लस करके 1 बनाते हैं। तो पी ए हो गया 0.3 और पी बी हमारे पास हो गया 0.7। किसी किसी बुक में थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो तो इनको ना गामा के फॉर्म में लिखा होता है कि ये गामा है। ठीक है, गामा ए और गामा बी जब आप निकालते हो तो इस फॉर्म में आपको दे रखा होता है, दिस इज़ गामा ए एंड दिस इज़ गामा बी। तो जो आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। तो ये खत्म होता है हमारे पास रॉल्ड्स लॉ। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्ड्स लॉ ओबे करते हैं हर कंडीशन पे वो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, और जो ओबे नहीं करते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली इनके बीच में डिफरेंस आता है। ऐसा क्यों होता है वो आपसे पूछेगा नहीं कि ये इसमें ऐसा क्यों है, इस प्रॉपर्टी का रीज़न क्या है, बस डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है कि इनका डिफरेंस क्या होता है। तो पहली बात तो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रॉल्ड्स लॉ ओबे करते हैं। यहाँ पर सारी की सारी इंटरेक्शंस आपस में इक्वल होती हैं। मतलब इंटरेक्शन मीन्स कहने का, अगर आप क्या करते हो सॉल्ट लेते हो और सॉल्ट को किस में मिक्स कर रहे हो, वाटर मिक्स कर रहे हो, तो सॉल्ट के मॉलिक्यूल आपस में अटैच हैं, वैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल आपस में अटैच हैं। जब दोनों का आप सोल्यूशन बनाओगे तो सॉल्ट एंड वाटर के मॉलिक्यूल भी आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को मैंने यहाँ पे ए बोल रखा है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को मैंने बी बोला हुआ है, और ए और बी का मतलब है सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन। पहले हमारे पास ए इंटरेक्शन मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर ए और ए मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है सपोज 10 है, तो बी और बी मॉलिक्यूल में भी वो अट्रैक्शन कितनी होगी, 10 होगी। और ए और बी मॉलिक्यूल के बीच में भी वो अट्रैक्शन कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, जहाँ पे ए हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास सॉल्यूट है। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास सारी इंटरेक्शन सेम होती हैं, इसलिए रॉल्ड्स लॉ होता है वो क्या होता है, ओबे हो जाता है आइडियल सॉल्यूशंस के थ्रू। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जीरो होता है, और कोई भी नॉन पोलर आपको कंपाउंड दे रखे हैं जैसे बेंजीन और टॉलुइन हो गया, वो इसका एग्जाम्पल होते हैं। फिर आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नाम से पता लग रहा है कि ये रॉल्ड्स लॉ को क्या करेंगे, ओबे नहीं करेंगे। और दो तरीके से ओबे नहीं करते, या तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं या नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आप इस रिस्पेक्ट में समझ सकते हैं कि अगर हम सपोज ए लेते हैं और बी लेते हैं, मतलब ए इंटरेक्शन सपोज हमारे पास 10 है, बी इंटरेक्शन भी हमारे पास सपोज 10 है,
बट ए और बी को मिलाने के बाद जो हमारे पास इंट्रैक्शन थी सपोज वो 20 हो गई। ए और बी की मतलब जो अटैचमेंट हमने की है, ए और बी को जो हमने कंबाइन किया है, तो उन मॉलिक्यूल्स की जो इंटरेक्शन है वो 20 हो गई। इंडिविजुअली इसकी 10 थी, इंडिविजुअली इसकी 10 थी, बट दोनों को कंबाइन किया तो कितनी हो गई, 20 हो गई। तो अगर इनके बीच में इंटरेक्शन 20 है तो मतलब इन्होंने एक दूसरे को ज़्यादा स्ट्रांगली क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड करके रखा है। और अगर इनके बीच में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, अच्छे से होल्ड करके रखा होगा, तो इनकी वेपर में जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो हमारे पास टोटल प्रेशर निकलेगा वो क्या निकलेगा, कम निकलेगा। ठीक है, तो अगर टोटल प्रेशर कम निकलता है तो वो हमारे पास कैसी होती है, नेगेटिव डेविएशन होती है, जिसमें टोटल प्रेशर हमारे एक्सपेक्टेड प्रेशर से क्या आ रहा होता है, कम आ रहा होता है। यहाँ पर हमेशा ए बी इंट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं, ए और बी इंट्रैक्शन से। फिर डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग यहाँ लेस देन ज़ीरो होता है और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग यहाँ पर लेस देन ज़ीरो होता है। डायरेक्टली याद रखना, रीज़न कोई आपसे पूछेगा नहीं कि ऐसा हो क्यों रहा है। पॉजिटिव डेविएशन पे देखें तो पॉजिटिव में क्या होता है कि जो ए बी इंट्रैक्शन है वो बहुत ही पुअर होती हैं। तो ये ए बी बिल्कुल फटाक से चला जाता है किसके अंदर, वेपर फॉर्म में, और बी बी का क्या करता है, वेपर फॉर्म में फटाक से चला जाता है। तो दोनों बहुत जल्दी वेपर्स बनाते हैं। तो जो हमने एक्सपेक्टेड देखा था ट्रेंड, उससे हमें क्या मिलेगा, टोटल प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो पी टोटल यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं इसको। और यहाँ पे ए बी इंट्रैक्शंस वीक होती हैं ए और बी इंट्रैक्शन के कंपैरिजन में। और डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग ज़ीरो से बड़ा होता है और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी ज़ीरो से बड़ा होता है। एग्जाम्पल देखें तो जहाँ भी पॉजिटिव डेविएशन है वहाँ पे अल्कोहल के सॉल्यूशंस होते हैं, और जहाँ पे नेगेटिव डेविएशन है वहाँ पे एसिड के सॉल्यूशंस होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एजियोट्रॉप्स है। तो एजियोट्रॉप बेसिकली क्या होते हैं, ये वो मिक्सचर होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। जैसे ए का बॉइलिंग पॉइंट सपोज 70 था, बी का जो बॉइलिंग पॉइंट था सपोज वो 80 था। दोनों को मिक्स कर दिया और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट मिक्स करके कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, मतलब 70 डिग्री जब टेम्परेचर आएगा तो ए भी वेपर फॉर्म में चला जाएगा और बी भी कहाँ चला जाएगा, वेपर फॉर्म में चला जाएगा। तो इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो वो लिक्विड मिक्सचर जो सेम टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं उनको एजियोट्रॉप्स कहते हैं। एजियोट्रॉप दो टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग। ये आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन में जो हमने पढ़ा था पॉजिटिव नेगेटिव, उससे उल्टे होते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो वो कौन दिखाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले। और अगर मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो वो कौन दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले। ठीक है, एंड एग्जांपल में कोई भी पॉजिटिवली डेविएट होने वाला लिक्विड और कोई भी नेगेटिवली डेविएट होने वाला जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये इन सब की डेफिनेशंस वगैरह नहीं पूछता है, डायरेक्टली पूछ लेगा कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल दो या मैक्सिमम का एग्जांपल दो या एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं उसको डिफाइन कर दो बस। इससे ज़्यादा यहाँ से कुछ पूछा नहीं जाएगा, कोई कर्व वगैरह नहीं आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स या सॉल्यूट की जो काउंट है पार्टिकल्स की उस पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कैसे डिपेंडेंट होते हैं, पहला जो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझने के लिए सपोज हमारे पास सिर्फ वाटर है, तो वाटर हमने कंटेनर में लिया, तो वाटर जो सरफेस पर उसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 5 मॉलिक्यूल हैं। अब इसमें आपने क्या किया, अलग से सॉल्ट मिला दिया, बाहर से आपने इसमें सॉल्ट मिला दिया। सॉल्ट मिलाने पर सॉल्ट के मॉलिक्यूल भी सोल्यूशन में आ जाएंगे। तो सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को नीचे पुश कर देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। जब वो सॉल्युबल होगा तो सॉल्यूट क्या करेगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को नीचे पुश कर देगा और उसकी जगह पे खुद आ जाएगा, अपने लिए वो जगह बनाएगा सरफेस पर। इस वजह से क्या होगा, पहले हमारे पास 5 वाटर के मॉलिक्यूल थे, अब हमारे पास कितने मॉलिक्यूल रह गए, 3 मॉलिक्यूल रह गए। तो पहले 5 मॉलिक्यूल मिलके वेपर प्रेशर लगा रहे थे, अब 3 मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब वेपर प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसी को बोल रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये किसी भी सॉल्यूट को ऐड करने पर ऑब्वियसली सॉल्यूट हमारा क्या होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, ध्यान रखना है, सॉल्यूट इज़ नॉन वॉलेटाइल, ये वेपर फॉर्म में नहीं जा सकता। तो जब सॉल्यूट हमारे पास नॉन वॉलेटाइल होता है तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हमारे पास कम निकलता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस एरिया कम कर देते हैं और बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है, ये ध्यान रखना है। इस रिलेशन से हम अगला जो फैक्टर है उसको भी डिस्क्राइब करेंगे।
ये हमारे पास फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू। अब यहाँ पे N1 और N2 में आप देख सकते हैं कि अगर जो N1 है, पहली बात तो ये N1 है कौन, N1 हमारे पास सॉल्यूट है और N2 हमारे पास कौन है, सॉल्वेंट है। तो अगर आपको सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है तो आप सॉल्वेंट को ही नीचे रख सकते हो और सॉल्यूट वाले को आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। वो न्यूमेरिकल की नीड पर है कि किस टाइप का न्यूमेरिकल उसने आपको दे रखा है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। नेक्स्ट हमारे पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेम एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। सिंपल से एक्सप्लेनेशन है कि जो वाटर है, बहुत सिंपल है कि जो वाटर है पहले वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा था और आप उसको कितनी एनर्जी दे रहे थे, 100 जूल ऑफ एनर्जी दे रहे थे, सपोज कर लेते हैं। अब इसमें आपने कोई इम्प्योरिटी मिला दी। जब भी इसमें कोई इम्प्योरिटी आप मिलाओगे तो इम्प्योरिटी मिलाने पर क्या होगा, कुछ एनर्जी ये इम्प्योरिटी के मॉलिक्यूल भी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। जो इम्प्योरिटी के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब 100 तो हम जूल उसको दे रहे थे स्टार्टिंग में, और वो 100 की 100 किसके पास जा रही थी, 100 डिग्री सेल्सियस बना के वाटर के मॉलिक्यूल के पास जा रही थी। मैंने अब खुद से ऐसे नंबर ले लिए हैं आपको जस्टिफाई करने के लिए, समझाने के लिए। ये कोई एक्यूरेट डेटा नहीं है। मतलब 100 जूल एनर्जी सारी की सारी पहले किसके पास जा रही थी, वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास जा रही थी। अब आपने 100 की जगह, अब आपने 100 जूल ही दिया है, बट अब आपने वाटर के साथ क्या मिला दिया है, सॉल्ट मिला दिया है। तो 100 की 100 अब वाटर के पास नहीं जाएगी, वाटर से थोड़ी सी बचेगी और वो किसके पास जाएगी, सॉल्ट के पास जाएगी। मतलब सॉल्ट भी अपना यहाँ से क्या लेगा, कंट्रीब्यूशन लेगा। सपोज सॉल्ट ने 20 जूल एब्जॉर्ब कर ली तो हमारे पास वाटर के लिए कितनी बची, 80 जूल बची। तो वाटर का जो बॉइलिंग है वो 80 जूल पे तो होगा नहीं, या 80 डिग्री सेल्सियस पे तो होगा नहीं। तो आपको टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा, 120। तो जैसे ही आप टेम्परेचर 120 करोगे या 120 जूल एनर्जी करोगे, तो जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर आप दे रहे हो वो हमारे सॉल्यूट को क्या करता है, बॉईल करने के काम आता है। तो ये हमारे पास होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला है टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी एम। टी बी जहाँ भी लिखा हो वो हमारे पास सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही होगी, और जिस पे भी नॉट लगा होगा वो हमारे पास प्योर फॉर्म के बारे में बात हो रही होगी, प्योर सॉल्वेंट के बारे में बात होगी। के भी हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, अच्छा डेल टी बी माइनस टी नॉट बी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब के बी को अगर डिफाइन करना है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर मोलैलिटी हम लोग 1 कर दें तो ऐसे केस में के बी किसके इक्वल हो जाता है, डेल्टा टी बी के इक्वल हो जाता है। और डेल्टा टी बी है क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम कहते हैं कि यूबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो होता है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होता है। कब, जब हमारे पास सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी होती है, 1 मोलल होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हो तो सॉल्यूशन को जब फ्रीज करते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो वाटर से भी नीचे चला जाता है। सिंपली जितने भी होते हैं हमारे पास, सारे तो नहीं होते बट मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स होते हैं, अगर उनका आप सॉल्यूशन बना रहे हो तो वो हमेशा वाटर के बॉइलिंग, मतलब वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे की तरफ फ्रीज होते हैं। मतलब वाटर सपोज 0 पे फ्रीज होता है तो हमारे जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो 2 डिग्री, मतलब -2, -5, -10, इस तरीके से क्या होंगी, हमारी जो इम्प्योरिटी मिला के सोल्यूशन बनेगा उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू होगी। ठीक है। तो डेल्टा टी नॉट, मतलब टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ एम, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम, और के एफ एम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सेम तरीके से भी इसको हमने यहाँ पे अब डिफाइन कर रखा है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपली क्या चीज़ है कि जैसे हमारे पास ये कंटेनर है और यहाँ पे बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने लगा रखी है। ठीक है। यहाँ हमने एक सॉल्यूशन फिल कर दिया या सॉल्वेंट फिल कर दिया, बस वाटर फिल कर दिया, और इस साइड हमने क्या फिल कर दिया, वाटर का कोई सॉल्यूशन बना लिया, मतलब H2O प्लस, इसमें हमने NaCl मिला दिया। अब क्योंकि हमने इसमें NaCl मिलाया है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो वाटर है उसका जो अमाउंट है वो कम होगा, और सॉल्वेंट वाली साइड वाटर का अमाउंट बिल्कुल ज़्यादा होगा। तो मूवमेंट होता है हमेशा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो जो वाटर है वो मूव करके इधर आने लग जाएगा, और किसको क्रॉस करके आएगा, एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आएगा। और इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। जब सॉल्वेंट इस तरफ आता है तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर आपका चेंज होने लग जाता है। ज़्यादा वाटर आ गया तो बेसिकली प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने देख लिया कितना प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, 10 पास्कल का सपोज प्रेशर ज़्यादा हो गया। ठीक है। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन को पहले से ही 10 पास्कल प्रेशर पे रखूँ तो ये जो सॉल्वेंट है अब इधर एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने इसके फ्लो को क्या कर दिया है, रोक दिया है। तो ऐसे केस में दोनों प्रेशर एक दूसरे को नलीफाई कर लेंगे और सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो
तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग यूज़ करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के मोलर मासेस निकालने के लिए, क्योंकि पॉलीमर्स की लो सोलिबिलिटी होती है और वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते हैं। इसी वजह से हम लोग किसको सिलेक्ट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट ये दो कर्व आप अच्छे से एनालाइज कर लेना, ये क्या होते हैं आप आराम से चेक कर लेना, मतलब डायग्राम बना हुआ आता है और आप उसको मार्क करना होता है, तो आप देख लेना किस तरीके से मार्किंग होती है। ये जो पॉइंट है ये सॉल्वेंट के लिए होता है, ये जो पॉइंट है ये सॉल्यूशन के लिए होता है। जब सॉल्वेंट अकेला था तो उस वो इस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा था, जब सॉल्यूशन आ गया तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज हो गया, बढ़ गया। तो कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है वो हमारा क्या हो गया, डेल्टा टी बी हो गया। ठीक है, वैसे ही हमारे पास जो सॉल्वेंट था वो फ्रीज़ हो रहा था सपोज़ इस टेम्परेचर पे, और जो सॉल्यूशन बना है वो फ्रीज़ हो रहा है इस टेम्परेचर पे। ठीक है, इधर जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है, मान लो ये 5 पर हो रहा था तो ये हमारा 2 पर हो रहा है। तो ये जो हमारे पास चेंज आया है ये हमारे पास क्या होता है, डेल्टा टी एफ होता है। देन ऑस्मोटिक प्रेशर मैं आपको बता ही चुका हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर वो एक्सटर्नल प्रेशर है जो हम किस लिए लगाते हैं, ताकि सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाए और ऑस्मोसिस क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए या बंद हो जाए। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, जैसे कि हमारे पास फिर से एक कंटेनर है, इसमें से जब ट्रांसफ़र हो रहा था तो यहाँ 10 पास्कल का प्रेशर लग रहा था। ठीक है, सॉल्वेंट मूव करके इधर से इधर आ रहा था। बट अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 20 पास्कल का प्रेशर एग्जर्ट कर दूँ, तो 20 पास्कल का प्रेशर जब आप एग्जर्ट करोगे तो जो सॉल्वेंट है वो लोअर अमाउंट से कहाँ जाने लग जाएगा, हाइयर अमाउंट की तरफ जाने लग जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। ये हमने क्या कर रखा है, प्रेशर को एग्जर्ट करके किया है। जब आप ज़्यादा प्रेस करेंगे हमारे सॉल्यूशन को तो उसमें जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाने लग जाएंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन पे जाने लग जाएंगे, और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। कह रहे हैं कि हम ऑस्मोसिस के डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं अगर हम प्रेशर क्या लगाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा, और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वन टू फैक्टर। वन टू फैक्टर जो होता है वो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के नेचर को कंसीडर नहीं करती हैं। सॉल्यूट आपका एसोसिएट भी हो सकता है या डिसोशिएट भी हो सकता है। ठीक है, एसोसिएट होगा तो पार्टिकल्स की काउंट हमारे पास कम हो जाएगी, डिसोशिएट होगा तो पार्टिकल्स की काउंट आपके पास ज़्यादा हो जाएगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंडेंट भी किस पे होती हैं, पार्टिकल की काउंट पे डिपेंडेंट होती हैं। तो क्योंकि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी बदल जाती है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, उसको अकाउंट करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, वांट ऑफ फैक्टर को यूज़ करते हैं। करना कुछ नहीं है, फॉर्मूले हमारे पास सारे वही हैं, बस हर फॉर्मूले के आगे आपने क्या लगा दिया है, आई लगा दिया, वांट ऑफ फैक्टर लगा दिया है। अगर आई आपका सॉल्व करके 1 से बड़ा आता है तो हम बोलते हैं डिसोसिएशन हुई है, और 1 से छोटा आता है तो हम बोलते हैं एसोसिएशन हुई है। और कहीं भी डायमराइज वर्ड बोल रखा हो तो आप एन कितना यूज़ करेंगे, 2। एसोसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला है, और डिसोसिएशन निकालने के लिए ये वाला अल्फ़ा का हमारे पास फॉर्मूला है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फिनॉल एसोसिएट हुई है तो मुझे अल्फ़ा का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगाना है, और उसने डाइमर बना लिया है। डाइमर का मतलब मेरे पास एन कितना आ गया है, 2 आ गया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 ग्राम आपने फिनॉल लिया है, 1 kg बेंजीन में डाला है, और फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास कितना हो गया है, 0.69 केल्विन से डिक्रीज़ हो गया है। तो कितना फ्रैक्शन फिनॉल का डाइमराइज हुआ है आपको ये बताना है, और उसने के एफ आपको दे ही रखा है। तो आप सारी वैल्यूज़ प्लग करेंगे और यहाँ से आप आई निकालेंगे, तो आई सॉल्व करके आएगा 0.635। क्योंकि आई हमारा 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब एसोसिएशन हुई है। तो हमने अल्फ़ा का एसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगाया, एसोसिएशन का फॉर्मूला लगाने पे अल्फ़ा आया 0.73, जो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 73% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें कह रहा है कि हमने 2.56 ग्राम सल्फर लिया है, 100 ग्राम CH2 के अंदर इसको डिजोल्व किया है, और फ्रीजिंग पॉइंट का चेंज कितना हो गया है, 0.383 केल्विन हो गया है। हमें फॉर्मूला बताना है, तो जब भी किसी का फॉर्मूला पूछा हो तो आप उसके लिए क्या निकालते हो, आई निकालते हो। सब कुछ हमें गिवन है, यहाँ से हम आई सॉल्व करेंगे तो आई सॉल्व हो गया आएगा 1/8। मतलब आई 1 से छोटा आ रहा है, और 1 से छोटा आने का मतलब क्या हुआ है, एसोसिएशन हुई है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि आई अगर 1/8 है, दैट मीन्स 8 एटम सल्फर के कंबाइन होकर सल्फर का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मतलब 8 सल्फर के एटम कंबाइन होकर सल्फर का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो सल्फर का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या हो गया, S8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5% केन शुगर है वाटर के अंदर, और फ्रीजिंग पॉइंट उस सॉल्यूशन का है 271 केल्विन। कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट निकालो 5% सॉल्यूशन ग्लूकोज का वाटर के अंदर। अब आपको वाटर का के एफ गिवन नहीं है, तो ऐसा नहीं करना कि के एफ अपनी तरफ से आप यहाँ प्लेस कर दें, जब तक गिवन ना हो आप के एफ रख नहीं सकते। तो आपको पहली अप्रोच ये रखनी है कि आप पहले के एफ कैलकुलेट करो। तो पहले आप केन शुगर वाला केस लोगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम लगाना है, क्योंकि ये मतलब बेसिकली ग्लूकोज से तो ग्लूकोज डिसोशिएट वगैरह नहीं होता है, जनरली आयनिक कंपाउंड डिसोशिएट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होते हैं। तो यहाँ पे वो डिसोसिएशन वाला फैक्टर नहीं है या एसोसिएशन वाला फैक्टर नहीं है।
तो डेल्टा टी एफ को लिख सकते हैं हम टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये हमारे पास प्योर फॉर्म का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये हमारे पास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। सारी वैल्यूज़ प्लग कर दी। अच्छा, टी नॉट एफ तो हमें खुद ध्यान रखना है कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273.15 केल्विन होता है। टी एफ क्वेश्चन में गिवन नहीं था हमारे पास 271, तो यहाँ से के एफ आ गया 13.97। फिर हम ग्लूकोज वाले केस में आए, सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, के एफ मुझे पता लग चुका है, मोलैलिटी वाला फॉर्मूला प्लेस करोगे, सारी वैल्यू डालने के बाद आपको सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना मिल जाएगा, 269.06 केल्विन मिल जाएगा। इसके लिए एक और अप्रोच हो सकती है कि आप दोनों को डिवाइड कर दो, पहले आप केन शुगर वाले फॉर्म पे आओ, उसके बाद आप किस पर जाओ, ग्लूकोज वाली फॉर्म पर आओ, तो दोनों का के एफ सेम रहेगा क्योंकि दोनों का सॉल्वेंट सेम है, तो के एफ से के एफ कैंसिल हो जाता है, तो के एफ निकालने की नीड भी नहीं पड़ती है। तो के एफ मैंने इसलिए निकाला है, कभी कभी आपको बोल देता है कि के एफ भी निकालो, तो ये अप्रोच आपको उसमें रखनी है। नेक्स्ट क्या रहेगी, हमारे पास BaCl2 है 1 kg वाटर के अंदर, और सोल्यूशन बॉयल होता है 373.0832 केल्विन पर। अल्फ़ा बताना है और के बी वगैरह और मोलर मास वगैरह सब आपको गिवन है। अब BaCl2 एक आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, डिसोशिएट होते हैं, तो आपको यहाँ पे आई कंसीडर करना पड़ेगा। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी एम, क्योंकि हमें क्या निकालना है कि कितना अल्फा है, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आई निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा टी बी को हम लिख सकते हैं टी बी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू आई के बी एम। टी बी हमारे पास सॉल्यूशन का है जो हमें गिवन है 373.0832, और जो प्योर फॉर्म में वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन होता है। यहाँ से आप आई सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 2.67, क्योंकि आई 1 से बड़ा आ रहा है मतलब डिसोसिएशन हुई है, तो डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब इस फॉर्मूले में ये एम क्या है, अगर हमारे पास आइडियल कंडीशन होती है तो आपने जब NaCl लिया तो ये डिसोशिएट होकर क्या बनाएगा, Na प्लस Cl माइनस, मतलब कितने पार्टिकल्स बनाए इसने, 2 बनाए, तो उन पार्टिकल्स को हम किससे दिखा रहे हैं, M से दिखा रहे हैं। अगर आपके पास सपोज HCl था तो इसका भी M कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। अगर आपके पास सपोज AlCl3 है तो इसका M कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। अगर आपके पास H2SO4 है तो इसका M कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो इस तरीके से आप हर किसी का M पता लगा सकते हो। M की जगह हमने 3 रखा क्योंकि BaCl2 था। BaCl2 कितने पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा, 3 पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा। M की जगह M प्लेस किया, I की जगह I प्लेस किया, तो अल्फ़ा आया 0.835, जिसको परसेंटेज में करेंगे तो 83.5% बन जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर सॉल्यूशन।